नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का जो माइनर्स हिंदी साहित्य का पेपर है, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इस पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं, बेहद खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट की, जिसमें हम माइनर हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और आपका ये सिलेबस है, छोटा-सा सिलेबस है। हिंदी के प्रयोजनमूलक भाषा रूप, सरकारी पत्राचार और कंप्यूटर एंड 5th यूनिट में है प्रयोजनीयता की में अनुवाद की भूमिका क्या है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और पीडीएफ आपके लिए वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी वह भाषा रूप है जिसका प्रयोग प्रशासन, व्यापार, तकनीक, शिक्षा और जनसंपर्क जैसे व्यावहारिक कार्यों में स्पष्ट, सरल और प्रभावी संप्रेषण के लिए किया जाता है। यानी कि चाहे वो हमारा चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें हो, या व्यापार से यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, या टेक्नोलॉजी से हो, एजुकेशन से हो, या पब्लिक रिलेशन से हो, जो भी काम है अगर हमें उसमें स्पष्ट और सरल और फॉर्मल भाषा चाहिए, और हमारा जो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण है वह प्रभावी बनाना है, तो हम हिंदी के उस तरीके से हिंदी भाषा को यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। सामान्य भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? सामान्य भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में आपसी बातचीत, सामाजिक व्यवहार और सामान्य विचारों के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो डेली रूटीन में हमारी जो बातें होती है, बातचीत होती है, व्यवहार बनते हैं और विचारों के आदान-प्रदान करते हैं, तो हम जिस भाषा में वो करते हैं, उसे हम सामान्य भाषा कहते हैं। मातृभाषा की परिभाषा दीजिए। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति जन्म से अपने परिवार और परिवेश में स्वाभाविक रूप से सीखता और बोलता है। यानी कि वो भाषा जो हमने उसको कहीं किसी कोचिंग में जाकर हमने नहीं सीखी हो, वो हमें जन्म से हमने देख-देख के अपने आप ही जो हमारे नेचर है उसके हिसाब से हम जिस परिवेश में रहे, उस परिवेश से हमें जो भाषा सीखी, अपने आप ही हम जो बोलना सीखे, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी मातृभाषा कहते हैं। माध्यम भाषा क्या होती है? माध्यम भाषा वह भाषा है जिसका उपयोग शिक्षा, प्रशासन या कार्यालयीय कार्यों में संप्रेषण और शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाता है। यानी कि चाहे आप किसी एजुकेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, या ऑफिस की बात करें, तो जो हम फॉर्मल या औपचारिक तौर पे जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं, उसे हम मीडियम लैंग्वेज या हमारी माध्यम भाषा कहा करते हैं। संपर्क भाषा से आपका क्या तात्पर्य है? संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच आपसी संपर्क और संवाद के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि जैसे अलग-अलग भाषा के लोग हैं, उनके बीच जो हम आपसी संपर्क करने के लिए जो हम बातें करते हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय संवाद, व्यापार और कूटनीति के लिए किया जाता है। उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएँ हैं, यह सरल है, स्पष्ट है, संक्षिप्त है, उद्देश्यपरक है और व्यावहारिकता व्यावहारिकता है, जिससे संदेश प्रभावी ढंग से क्या होता है? कम्युनिकेट या संप्रेषित होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। बात करें यूनिट 2 की, सरकारी पत्राचार से आपका क्या अभिप्राय है? सरकारी पत्राचार वह लिखित संप्रेषण है जो सरकारी कार्यालयों के बीच या जनता और सरकार के बीच औपचारिक रूप से किया जाता है। जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के जो अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, इनमें जो पत्राचार होता है, आपस में जो लेटर वगैरह जो लिखित कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, तो यह क्या कहा जाता है? सरकारी पत्राचार कहा जाता है। या इधर जो जनता है, तो जनता से और सरकार के बीच जो औपचारिक जो क्या होता है? संप्रेषण होता है या कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल, वह क्या कहा जाता है? सरकारी पत्राचार कहा जाता है। कार्यालय आदेश क्या होता है? कार्यालय यानी ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय आदेश वह लिखित निर्देश है जो किसी कार्यालय में प्रशासनिक निर्णयों और कार्य संबंधी आदेशों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे नोटिस वगैरह आते हैं, तो एक तरीके से ये क्या है? कार्यालय आदेश कहे जाते हैं, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, जो निर्णय है, वह क्या कर सके? लागू हो सके। जो भी ऑर्डर वगैरह है, वह क्या होते हैं? लिखित होते हैं। तो लिखित होंगे, किसी ऑफिस से रिलेटेड होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहा करते हैं। ज्ञापन क्या है? यानी मेमोरेंडम। ज्ञापन वह पत्र है होता है जिसके माध्यम से किसी विषय पर जानकारी, सुझाव या शिकायत उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है। जैसे आप अखबार में पढ़ते होंगे कि आज फलानी तहसील में गाँव वालों ने मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया।
वो जो ज्ञापन और वो अखबार में फ़ोटो दे वैसे तहसीलदार को देते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं, आप देखे होंगे। तो ज्ञापन का मतलब या तो कोई जानकारी हो सकती है उसमें या कोई सुझाव होता है या कोई शिकायत होती है, तो ये उच्च अधिकारी को दी प्रस्तुत की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं ज्ञापन कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? यानी कि क्वासी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट लेटर क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा गया ऐसा पत्र है जो सरकारी अधिकारियों के बीच आपसी संवाद के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये अनौपचारिक शैली में होता है, इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। व्यावसायिक पत्र लेखन क्या है? व्यावसायिक पत्र लेखन व्यापार, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित औपचारिक पत्रों को निर्धारित शैली में लिखने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि जो बिज़नेस से रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं, उन्हें व्यावसायिक पत्र लेखन कहा जाता है। नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? जैसे आप कहीं इंटरव्यू दे के आए तो अब आपको क्या नौकरी फिक्स होगी, नौकरी फिक्स होगी तो जो इंटरव्यूअर है या जो आपका वो आपको अपॉइंट करने वाला नियोक्ता है, तो वह आपको क्या देगा, एक लेटर देगा और उस लेटर में लिखा होगा कि आपको फला-फला पद पे इतने-इतने पैसों के लिए, इतनी सैलरी के लिए आपको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जो लेटर देते हैं वो क्या कहा जाता है, नियुक्ति पत्र कहा जाता है। और जब आप नौकरी छोड़ के आते हो तो लेटर दे के आते हो, उसे रेजिग्नेशन कहा जाता है, यानी कि त्याग पत्र कहा जाता है। नियुक्ति पत्र वह पत्र होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किए जाने की सूचना दी जाती है। शिकायत पत्र का क्या उद्देश्य है? शिकायत पत्र का उद्देश्य किसी समस्या, त्रुटि या असंतोष की सूचना संबंधित अधिकारी या संस्था तक लिखित में पहुंचाना होता है। उसे क्या कहते हैं? शिकायत पत्र कहा जाता है। बात करें यूनिट 3 की, कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि आंकड़ों का संग्रहित करता है, संसाधित करता है और आवश्यकता अनुसार सूचना के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि संग्रहित का मतलब स्टोर करता है, संसाधित मतलब एडिट करता है या प्रोसेस करता है, एंड आवश्यकता अनुसार सूचना के रूप में क्या करता है, यानी कि डेटा के तौर पे वह क्या करता है, उसको प्रेजेंट करता है। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। हार्डवेयर से आपका क्या अभिप्राय है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वो भौतिक भाग होते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। यानी कि जो अपना ये सिस्टम होता है, ठीक है? और ये अपना कीबोर्ड हो गया, इसके आगे ये अपना माउस हो गया, इधर क्या हो गया, सीपीयू हो गया। तो वो सारी चीज़ें, ये स्पीकर वगैरह हो गए, ठीक है? तो वो सारे कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिन्हें आप देख भी सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, उन्हें छू सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। चाहे उसमें कीबोर्ड हो, माउस हो, स्पीकर हो, सीपीयू हो, मॉनिटर हो, जो भी है। और जिनको सिर्फ़ आप देख सकते हो, छू नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक तरीके से वो क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या लो आ गया क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों, कार्यक्रम नहीं, यहाँ पे इसको प्रोग्राम लिखना आप एग्जाम में भी। प्रोग्रामों का क्या होता है, समूह होता है। प्रोग्राम मतलब कोडिंग भाषा का समूह होता है जो कंप्यूटर पे कार्य करने योग्य होता है। नहीं, आपके कंप्यूटर में जो भी चल रही है, अभी आपके मोबाइल में जो चल रहा है, ये यूट्यूब वगैरह, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, जबकि आपका मोबाइल क्या है, हार्डवेयर है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसको समझो, देखो, यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है? इससे अलग-अलग सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है? इससे क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट का पूरा नाम बात करें तो इंटरनेट वर्क होता है। यानी कि एक इसी नेटवर्क के अंदर की बात करें तो इसे इंट्रानेट कहेंगे, इंट्रानेट। और जब हम अलग-अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इंटरनेटवर्क। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो इंटरनेटवर्क है। तो इंटरनेटवर्क क्या होता है? विश्व भर के कंप्यूटरों का आपस में एक नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से सूचना का क्या किया जाता है, आदान-प्रदान होता है। वेब पब्लिशिंग से आपका क्या तात्पर्य है? वेब पब्लिशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट पर वेबसाइट या सामग्री को प्रकाशित किया जाता है। यानी कि जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हो और ऑनलाइन करके आप उसको क्या करते हो, पब्लिश करते हो, तो वो वेब पब्लिशिंग कही जाती है। ईमेल का उपयोग लिखिए। ईमेल का उपयोग संदेश भेजने में, दस्तावेज यानी एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पे, सूचनाएँ त्वरित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचने में या भेजने में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी कि इमेज एक तरीके से फॉर्मल तरीके से यूज़ में होता है। रिकॉर्ड भी इसमें रखा जा सकता है और साथ ही में ये कोई मैसेज वगैरह या इमीडिएट आपको कोई भेजना है तो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आप इसमें काम कर सकते हो। यानी कि जो लेटर होता है, उसका जो डिजिटल मोड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईमेल कहते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है? हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज वे कार्यक्रम हैं जो कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी टाइपिंग, संपादन यानी एडिटिंग, प्रकाशन यानी पब्लिशिंग में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
फोर्थ यूनिट की बात करें तो अनुवाद से आपका क्या अभिप्राय है? अनुवाद एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में मूल अर्थ बनाए रखते हुए प्रस्तुत करने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि अनुवाद का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल में जा रहा है, तो हिंदी में अपन इसको क्या लिखेंगे? राम स्कूल जा रहा है। तो बिना अर्थ को चेंज किए हुए जो एक भाषा से दूसरी भाषा में हम उसके अर्थ को बनाए रखते हुए जो उसका क्या करते हैं दूसरी भाषा में उसको व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुवाद कहा जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद का महत्व लिखिए। प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद विभिन्न भाषाओं के बीच प्रशासनिक, तकनीकी और व्यावसायिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायक होता है। यानी कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टेक्निकल हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो भी सूचनाएँ हम आदान-प्रदान करते हैं अनुवाद के माध्यम से, वो प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या कहे जाते हैं? अनुवाद कहा जाता है। कार्यालयीय अनुवाद क्या होता है? कार्यालयीय अनुवाद वह अनुवाद होता है जिसमें सरकारी दस्तावेज़ों और पत्रों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये हिंदी में है तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? कार्यालयीय अनुवाद कहा जाता है। तकनीकी अनुवाद की विशेषताएँ बताइए। तकनीकी अनुवाद में विषय विशेष की शब्दावली, सटीकता और स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स की बात करें, जैसे अभी आपने देखा ऊपर सॉफ्टवेयर ही आया, तो सॉफ्टवेयर को भी अगर जैसे ट्रांसलेट किया तो क्या लिखा गया? सॉफ्टवेयर ही लिखा गया। तो अगर उसको थोड़ा और दूसरा वर्ड दे देंगे तो कहीं न कहीं वह क्या करने भ्रम पैदा करने वाला हो जाएगा। तो टेक्निकल जो ट्रांसलेशन होता है यानी तकनीकी अनुवाद है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो शब्दावली है, जो सटीकता है और जो स्पष्टता है वो स्पेशल तौर पे क्या रहे, फ़ोकस में रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह भ्रम पैदा करने लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं तकनीकी अनुवाद। अनुवादक के गुण लिखिए, यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है उसके क्या गुण हैं? अनुवादक में दोनों भाषाओं का ज्ञान होना, विषय की समझ, भाषा की दक्षता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का होना आवश्यक है। जैसे आपने एक वो मीम भी देखा होगा सतीश शुक्ला का है कि जैसे मान लो वो कहते हैं कि एनिवर्सरी आज कॉलेज की एनिवर्सरी, तो बोलता है कि आज कॉलेज की बरसी है। बरसी अपन किसको बोलते हैं सबको पता है। तो एनिवर्सरी वर्षगांठ होती है लेकिन उसका उसने बरसी बोला, तो कहने का मतलब जो ट्रांसलेटर होता है उसको दोनों भाषाओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, दोनों भाषाओं की समझ होनी चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए और भाषा दक्षता उसमें होनी चाहिए। ये एक अनुवादक के क्या होते हैं? गुण होते हैं, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद की भूमिका क्या है? प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करता है। यानी कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, वो हर एक क्षेत्र में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या की जाती है? रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में सावधानियाँ बताइए। अनुवाद करते समय मूल अर्थ, भाषा शैली, संदर्भ और शब्दों की सटीकता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि जैसे कि आज जैसे आप किलर लग रहे हो, अपन किसी की तारीफ में बोलते हैं ना, आज तो भाई बहुत किलर लग रहा है, तो किलर का मतलब ये थोड़ी कि वो कातिल लग रहा है। बस यही है कि उसका जो ट्रांसलेशन है तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि भाषा शैली क्या है, किस संदर्भ में वो बोला गया और शब्दों की क्या सटीकता है। ये सारी सावधानियाँ हमें किसमें बरतनी पड़ती है? अनुवाद में बरतनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बात करें सेक्शन बी की। जैसे ये क्वेश्चन आएगा, प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूपों की विवेचना करो। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरकारी पत्राचार के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यावसायिक पत्र लेखन का महत्व बताइए। शिकायत पत्र का उद्देश्य और उपयोग स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर का परिचय देते हुए उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में विस्तृत अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और ई सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद की भूमिका पर विस्तृत वर्णन कीजिए। ये इसको स्टार मार्क लगाओ, पूछा जा सकता है। तकनीकी अनुवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और अच्छे अनुवादक के गुणों का वर्णन कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अनुवादक का अन्य गुण होने आवश्यक है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को विषय की समझ होनी चाहिए, शब्दावली पर पकड़ होनी चाहिए, भाषा की संरचना का ज्ञान होना चाहिए। इसमें मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। निरंतर अभ्यास अनुवादक के लिए आवश्यक गुण है। साथ ही अनुवादक को संदर्भ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए। यानी कि किस संदर्भ में क्या बात कही गई है और किस ऑब्जेक्टिव से कही गई है, वो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे अनुवाद प्रभावी और उपयोगी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको वर्णन करना पड़ेगा।
सी सेक्शन के लिए भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत बड़े वाले क्वेश्चन हैं, तो उनके आंसर हमने बड़े-बड़े रखे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को पीडीएफ से पढ़ लेना। और हमारी तरफ से आपका प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए देखो, हम चाहते तो आपके लिए वन शॉट भी लेकर आने की कोशिश थी, लेकिन टाइम बाउंडेशन के चलते हम नहीं ला पा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर पेपर के अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक बच्चे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्लास प्रोवाइड करवा सकें। सो यहाँ पर मैं खेद प्रकट करता हूँ कि वन शॉट नहीं ला पाया, लेकिन कोशिश थी कि आपके लिए हम कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट तो डेफ़िनेटली लेके आ सकें। तो ये अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट थी, आपके लिए एक हमारा प्रयास था। तो आप एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करें, इसी क्लास को 2 से 3 बार अगर आप देख लोगे तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप में फ़ील होगा, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, एग्ज़ाम देखकर इधर वापस आके आपको कमेंट करना है कि क्लास ने आपको किस तरीके से बेनिफिट पहुँचाया। क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे बेटरमेंट के लिए आधार का काम करते हैं। सो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। बाय।